हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे हो और पढ़ रहे हो। बच्चों, क्या हो अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि एक टाइगर जो कि जंगल में रहता है उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए, तो क्या वो उतना ही खुश रहेगा जितना कि वो एक जंगल में रहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करके आज की हमारी ये पोएम है। इस पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इससे पहले मैंने अ लेटर टू गॉड, फायर एंड आइस, अ डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा दिया है। और सिर्फ पढ़ाया नहीं है बल्कि एक एक लाइन एक्सप्लेन किया है, पोएटिक डिवाइसेस करवाए हैं, समरी पढ़वाया है और साथ ही क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हो तो आप लोग को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को सारा कुछ एक ही वीडियो में एक बार में याद हो जाएगा और आप लोग खुद कैपेबल बन जाओगे आंसर्स लिखने के और किसी को समझाने के भी। तो चलिए आइए एकदम वैसे ही आज का हम लोग ये पोएम स्टार्ट करते हैं। अ टाइगर इन द जू। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। मतलब क्या बच्चों? He stalks, बाघ अपनी चमकीली काली पीली धारियों के साथ धीरे धीरे चलता है। स्ट्रैप्स मतलब तो पता ही है, ठीक है। विविड स्ट्राइप्स, ही स्टॉक्स का मतलब क्या बच्चों? चलना। और विविड स्ट्राइप्स का मतलब जो काली पीली धारियाँ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो पिंजरे में केवल कुछ ही कदम चल सकता है क्योंकि जगह बहुत कम है। ये नहीं कि उसको आता नहीं चलना, लेकिन केज में क्योंकि कन्फाइंड प्लेस है, कन्फाइंड एरिया है, इसीलिए वो बहुत कम चल पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, उसके मुलायम पंजे मतलब एकदम मखमल जैसे बिना आवाज़ किए चलते हैं, ठीक है। इन इज क्वाइट रेज, वो बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से और दुख से भरा हुआ है। ऑब्वियसली जंगल में जानवरों की असली जगह कहाँ है? जंगल में। उस जंगल से लाकर आप उसे हम केज में रख देते हैं, पिंजरे में रख देते हैं, तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा आएगा, दुख होगा। केज में क्या है? उसको टाइम टू टाइम खाना मिलता है और जंगल में वो अपना मतलब खुद एकदम खुले हुए जगह पे रह रहा है, अपनी मर्जी से रह रहा है, कुछ भी कर रहा है। और यहाँ पे क्या है? उसको एक ह्यूमन कंट्रोल के अंडर रहना पड़ा है और बंदिश किसी को भी अच्छी नहीं लगती, जानवरों को तो बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या है? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। उसे ही शुड बी लर्किंग इन शैडो मतलब उसे जंगल में पेड़ों की छाया में छिपकर रहना चाहिए। लर्किंग इन शैडो मतलब जंगल की पेड़ों की छाया में, ठीक है, छिपकर रहना चाहिए। लर्किंग का मतलब छिपकर रहना चाहिए छाया में। शैडो का मतलब स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उसे लंबी घास के बीच चुपचाप आगे बढ़ना चाहिए। नियर द वाटर होल नियर द वाटर होल, उसे पीने की पानी का तालाब उसके पास होना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ मोटे ताज़े हिरन पानी पीने आते हों, वहाँ उसे शिकार करना चाहिए। मतलब जैसे जंगल में रहना चाहिए, इस स्टैंजा में यही बताया जा रहा है कि उसे जंगल में पेड़ों की छाया के बीच छिपकर रहना चाहिए, उसे लंबी लंबी घासों के बीच रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसे उसके आसपास पानी पीने का कोई सोर्स होना चाहिए, तालाब, नदी, ये सब। और आसपास मोटे ताजे, प्लम मतलब मोटे ताजे, डियर उसके पास शिकार के लिए होने चाहिए। ये होता है असली फितरत जो शेर का होता है, लेकिन उसको पिंजरे में बंद करके उसको हम लोग कंट्रोल करके रखते हैं। उसके बाद क्या बोला है? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, उसे जंगल के किनारे गाँव के पास जोर से गरजना चाहिए, एकदम दहाड़ मारनी चाहिए। स्नार्लिंग का मतलब दहाड़ मारना, जोर से गरजना। एट द जंगल्स एज, जंगल की सीमा पर घूमना चाहिए। एज का मतलब सीमा, जंगल के आसपास घूमना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, अपने सफ़ेद नुकीले दांत और तेज पंजे दिखाने चाहिए, ठीक है। वाइट फैंग्स मतलब नुकीले दांत और क्लॉज का मतलब तेज पंजे।
टेरराइजिंग द विलेज, जिससे गांव वाले डर जाए। मतलब यही उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है, यही उसका नेचर है। एक्चुअली टाइगर का तो नेचर यही होता है कि उसे जंगल के किनारे, वो गांव के आसपास रहता है, मतलब जंगल की सीमा के आसपास रहता है, वो अपने सफ़ेद दांत और पंजों के साथ रहता है और इससे गांव वाले डरते हैं। ठीक है, ये तो उसकी फितरती है। उसके बाद क्या बोला है, बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। क्या बोला है कि लेकिन वह सीमेंट के बने छोटे से पिंजरे में कैद है। कंक्रीट सेल मतलब ईटा पत्थर सीमेंट से बने हुए एक छोटे से पिंजरे में कैद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी सारी ताकत लोहे की सलाखों के पीछे हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह बाहर पिंजरे के एक कोने से दूसरे कोने तक चलता रहता है। स्टॉकिंग मतलब चलना, वो एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, वो चिड़ियाघर में आने वाले लोगों की ओर ध्यान भी नहीं दे रहा है। मतलब लेकिन जिस टाइगर को जंगल में होना चाहिए, जिस टाइगर को जंगल में होना चाहिए, वो एक पिंजरे में बंद है। ठीक है, उसकी जो शक्ति है वो सब एक सलाखों के पीछे बंद है। ठीक है, वो इधर से उधर बेचारा पिंजरे में एक कोने से दूसरे कोने में जा रहा है और विजिटर्स उसको देखने तो आ रहे हैं। मतलब जो उसको देखने वाले, उसको देखने हम लोग देखने जाते हैं ना, वो बेचारा कुछ नहीं, मतलब उसको मन नहीं कर रहा हमारा तरफ देखने का, विजिटर्स की तरफ देखने, क्योंकि उसको तो ये जगह पसंद नहीं है ना, क्योंकि उसकी असली जगह जंगल में है, ना कि केज में। नेक्स्ट क्या है, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. मतलब रात में वह आखिरी इंसान की आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, उसे सुरक्षा गार्ड, जो वहाँ के सुरक्षा गार्ड होता है, जो कर्मी होते हैं वहाँ के, की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। पेट्रोलिंग मतलब जो देखने आते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, सब सही है कि नहीं। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, वह अपनी चमकदार आँखों से देखता रहता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो आसमान में चमकते तारों को देखता है और शायद अपनी आज़ादी के बारे में सोचता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो पोएम है बच्चों, ये चिड़ियाघर में कैद बाघ और जंगल में इन स्वतंत्र बाघ की जीवन की तुलना की गई है। मतलब यहाँ पे पोएट कहता है कि बाघ का असली घर जंगल है, जहाँ वो स्वतंत्र होकर शिकार करता है। चिड़ियाघर में वह बहुत ज़्यादा दुखी है, गुस्से से भरा हुआ है और अपनी आज़ादी से वो वंचित रहता है। तो ये था ये पोएम। मैंने आप लोग को एक एक लाइन का मीनिंग बताया है। ठीक है, हर एक जो भी टफ मीनिंग है वो बताए हैं। होप आप लोग को ये पोएम पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पिक्चर वाइज भी मैंने आप लोग के लिए पिक्चर वाइज ऐसा क्रिएट किया है कि पिक्चर वाइज भी अगर आप लोग इसको देखते हुए पढ़ो तो आप लोग को ये पोएम और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा समरी देख लेते हैं इस पोएम की। क्या बोला है, द पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस compares a tiger living in the zoo with a tiger living freely in the jungle. The poet shows that a tiger's real home is the forest, where it can hunt deer, roam freely and display its strength. However, the tiger in the zoo is trapped in a small concrete cage. It walks helplessly from one end of the cage to the other, filled with silent anger. जो कि मैंने आप लोग को बताया कि वो अंदर अंदर गुस्से में है. It ignores the visitors because it is sad and frustrated. उसको वो तो अंदर से खुश नहीं है, इसलिए उसको विजिटर्स की तरफ देखने का मन नहीं कर रहा। At night it listens to the sound of patrolling cars and looks at the shining stars, dreaming of freedom it has lost. रात को वो पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो सुरक्षा गार्ड है उनकी कारों की आवाज़ सुनता है और तारों की तरफ देखता है कि शायद उससे उसकी आज़ादी मिल जाए जो कि खो चुकी है। Through this contrast, the poet highlights the cruelty of keeping wild animals in captivity and reminds us that they belong in their natural habitat. इस चीज़ को, इस कॉन्ट्रास्ट को, इस डिफरेंस को दिखा के पोएट हमें ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि हम लोग बाघों को पिंजरों में रख के ठीक नहीं कर रहे हैं। उनकी असली जगह फॉरेस्ट में है, उनकी नेचुरल हैबिटेट है वही, और हमें उनको वहीं रखना चाहिए। आइए देखते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस
ठीक मैं इसी तरह मैंने उस डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस में भी पढ़ाया है पोएटिक डिवाइसेस, और इसी तरह समरी एक्सप्लेन किया है और एक एक लाइन भी एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाई वर्ड्स, जैसे ही हियर्स, एच बिहाइंड बार्स। जब ऐसा हो तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। ब्रिलियंट आइज, यहाँ ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है, ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स। देखिए बी साउंड का रिपीटेशन है। उसके बाद है इमेजरी। इमेजरी वर्ड्स दैट क्रिएट क्लियर पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हमारे माइंड में ऐसा पिक्चर क्रिएट करते हैं जिससे पोएम को समझने में और आसानी होती है। जैसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास एट द ब्रिलियंट स्टार्स। बाघ के बारे में बताया गया है। पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स। ह्यूमन क्वालिटीज़ को जब हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अटैच करके पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे ही इज़ क्वाइट रेज, यहाँ पे द टाइगर साइलेंट एंगर इज डिस्क्राइब्ड लाइक अ ह्यूमन इमोशन। कैसे टाइगर के शांत गुस्से को ह्यूमन इमोशन के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। ह्यूमन क्वालिटी को एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स से जोड़ के बोला गया है। मेटाफॉर एंड इनडायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। जब हम लोग लाइक और एज का विदाउट, इन दोनों वर्ड्स का बिना यूज़ किए कंपेयर करते हैं तब उसको मेटाफॉर बोलते हैं। जैसे पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, द टाइगर सॉफ्ट पॉज आर कंपेयर टू वेलवेट। टाइगर के जो सॉफ्ट पंजे हैं, क्योंकि वो केज में रह के सॉफ्ट हो गया है, तो उसको वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है, तो उसको बोलता है मेटाफॉर। एंजैबमेंट, जब हम लोग एक लाइन से दूसरे लाइन में चले जाए विदाउट किसी पॉज के। अ सेंटेंस कंटिन्यू विदाउट कोई पंचुएशन के। अ सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पंचुएशन। एग्जाम्पल, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास नियर द वाटर वेयर द प्लम डियर पास। यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन में, इसके बाद ये इस लाइन में डायरेक्ट चला गया है विदाउट कोई पंचुएशन के, इसीलिए ये दोनों लाइन क्या है, एंजैबमेंट। रिपीटेशन, रिपीटिंग अ वर्ड और फ्रेज फॉर एम्फेसिस, जैसे क्वाइट, जैसे वेलवेट क्वाइट, क्वाइट रेज, रिपीटेशन हुआ है। ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स, रिपीटेशन हुआ है ब्रिलियंट वर्ड का 2 बार, तो ये क्या है, रिपीटेशन। कॉन्ट्रास्ट, शोइंग अपोजिट आइडियाज़, जैसे कि जू जो कि कैप्टिविटी को दिखाता है और जंगल जो कि फ्रीडम को दिखाता है, इसीलिए ये है कॉन्ट्रास्ट या एंटीथेसिस भी बोल सकते हैं। तो सिम्बोलिज्म, एन ऑब्जेक्ट और प्लेस प्रेजेंट्स अ डीपर आइडिया, जैसे केज, एक ऐसा ऑब्जेक्ट को यूज़ करना या प्लेस को यूज़ करना जो कि डीपर आइडिया को सिंबलाइज करे। जैसे केज क्या दिखाता है, कैप्टिविटी या लैक ऑफ फ्रीडम। जंगल क्या दिखाता है, फ्रीडम और नेचुरल लाइफ। और स्टार्स क्या दिखाते हैं, होप और फ्रीडम। ये सबका सिंबल है। तो देखिए कैसे मैंने आप लोग को कितना इजी डेफिनेशन के साथ पोएटिक डिवाइसेस पढ़वाए। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन आंसर्स जल्दी से देख लेते हैं। कंपेयर द टाइगर्स लाइफ इन द जू विथ हिज लाइफ इन द जंगल। 100 to 120 वर्ड्स। In the zoo, the tiger's life is in a concrete cage where he is deprived of his freedom. Though he is physically strong, he is helpless and can only walk up and down in his cage with quite anger. He ignores the visitors because they cannot understand his pain. At night, he stares at the bright stars, longing for freedom. In contrast, in the jungle, the tiger is fearless and powerful. He moves freely through the tall grass, hides near the waterhole, and hunts his prey. The poet highlights the sharp contrast between the tiger's natural life in the wild and his miserable life in captivity, conveying that freedom is essential for every living being. तो जैसे कि मैंने आप लोग को पोएम में बताया था कि कैसे एक केज में रहने वाला टाइगर का कंपैरिजन एक जंगल में रहने वाले टाइगर के साथ किया गया है, और कैसे एक केज में जो टाइगर रहता है वो कन्फाइंड रहता है, बहुत लिमिटेड एरिया में रहता है, और एक जंगल में रहने वाला टाइगर खुल के रहता है, ठीक है। फ्रीडम इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द पोएम। द पोएम अ टाइगर इन द जू क्लियरली शोज दैट द फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी लिविंग क्रिएचर। फ्रीडम सबको को चाहिए, ये हमारा बर्थ राइट है। द टाइगर इज नेचुरली मीन टू लिव इन द जंगल, उसको जंगल में रहना चाहिए। वेर ही कैन हंट, रोम फ्रीली एंड लिव अकॉर्डिंग टू हिज इंस्टिंक्ट्स, वो अपने हिसाब से जी सके। हाउएवर इन द जू ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट केज एंड लूजेज हिज फ्रीडम।
उसको बस एक छोटे से जगह में रख दिया जाता है और अपने फ्रीडम को लॉस कर देता है। ऑल्दो ही इज़ पावरफुल ही फील्स हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड। हालांकि वो पावरफुल है लेकिन उसको फिर भी, क्योंकि बच्चों जैसे कि कोई सब्जेक्ट है, हो सकता है आप लोग को उसके बारे में नॉलेज है लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, वही है। तो ही साइलेंट एंगर एंड लॉन्गिंग फॉर ओपन फॉरेस्ट शो दैट नो एनिमल कैन ट्रूली बी हैप्पी इन कैप्टिविटी। किसी को भी कैद में रहना पसंद नहीं है। थ्रू द टाइगर सफरिंग द पोएट टीचेस अस दैट एनिमल्स शुड बी प्रोटेक्टेड इन द नेचुरल हैबिटेट्स इंस्टेड ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट। कि जानवरों का असली जगह जंगल में है, बस हम अपने लिए शौक के लिए उन्हें जू में या किसी भी कन्फाइंड एरिया में कैद करके रखना सही नहीं रहता। हाउ डज लेस्ली नॉरिस हाईलाइट द क्रुएल्टी ऑफ कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन अ केज? Leslie Norris highlights the cruelty of keeping wild animals in cage by describing the tiger's miserable condition. The tiger is locked inside a small concrete cell. Well, अगर बच्चों आप लोग एक दो क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो आप लोग बाकी का आंसर्स अपने आप कर लोगे। देखिए बच्चों, घुमा फिरा के आंसर्स वही है लेकिन क्वेश्चंस के टाइप थोड़ा डिफरेंट है। तो आंसर अगर आप लोग पढ़ लो एक बार तो सारे आंसर्स आप लोग आराम से कर लोगे। पोएम को अगर अच्छे से पढ़ लो, समरी देख लो तो सारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोग को एक एक लाइन का मतलब बताया तो डिफ़िकल्ट मीनिंग भी नहीं रह गया आप लोग के लिए कुछ भी। ठीक है, तो एन्जॉय हिज नेचुरल लाइफ। ही वॉक साइलेंटली इन हिज केज फुल ऑफ सप्रेस्ड एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ रोमिंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट ही वॉज टू वॉच विजिटर्स हु कम ओनली टू लुक एट हिम। एट नाइट ही लुक्स एट द शाइनिंग स्टार्स ड्रीमिंग ऑफ द फ्रीडम ही हैज़ लॉस्ट। Through these vivid images, the poet criticizes the practice of keeping wild animals in captivity and reminds us that they deserve to live freely in nature. Describe the tiger's behavior in the cage. What does it reveal about his feelings? The tiger behaves quietly and calmly inside the cage, but his silence hides his anger and sadness. वो रहता तो चुपचाप है लेकिन उसी चुपचाप में उसके गुस्सा है और उसका दुख भी है। He walked slowly up and down on his soft padded feet, showing his helplessness. उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है क्योंकि वो केज में है, कैद में है। He ignores his visitors because they cannot understand his suffering. कोई तो उसका दुख नहीं समझ रहा इसलिए वो किसी की तरफ देख भी नहीं रहा। Instead of attacking or roaring, he remains silent. अटैक करने के बजाय, रोर करने के बजाय, दहाड़ने के बजाय वो चुपचाप है। Revealing his frustration and loss of freedom, जो कि दिखा रहा है कि उसका आज़ादी नहीं रही। At night, when everything becomes quiet, he hears the sound around him and stares at the brilliant stars. This behavior shows that he misses his natural habitat and longs to return to the jungle. His silent rage reflects the pain of living in captivity. ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। How does the poet use imagery presents the poet tiger's helplessness and strength? Leslie Norris used vivid imagery to present both the tiger's strength and his helplessness. Images such as vivid strips and pads of velvet shows the tiger's beauty, grace and power. The description of the tiger moving through the jungle, hiding in the long grass and waiting near the water hole creates a picture of fearless hunter. In contrast, images like locked in a concrete cell, stalking the length of his cage shows his helplessness in creativity. मतलब पोएट ने क्या इमेजरी यूज़ किया है जिससे पता चलता है कि दो ऑपोजिट आइडियाज़ जैसे कि विविड स्ट्रिप्स और पैड्स और वेलवेट पोएट टाइगर के ब्यूटी को बता रहे हैं। उसके बाद आपका लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल बता रहे हैं कि कैसे वो सेल में लॉक है और एक लिमिटेड एरिया में है जो कि क्योंकि वो कैप्टिविटी में है। द इमेज ऑफ द टाइगर स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार सिम्बलाइजेज इज लॉन्गिंग फ्रॉम फ्रीडम। फिर ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ इमेजरी को दिखाना है यानी कि वो फ्रीडम को चाह रहा है जिसको नहीं मिल पा रहा है। दिस पावरफुल इमेजेस मेक द रीडर सिंपथाइज विद द टाइगर एंड अंडरस्टैंड द क्रुएल्टी ऑफ कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन केज। यही इमेजेस को यूज़ करके, इमेजरीज को यूज़ करके जो पोएट है वो रीडर को रीडर्स को जानवरों के साथ सिंपथाइज करने के लिए बोल रहे हैं और क्रुएल्टी को बंद करने के लिए बोल रहे हैं जो कि हम लोग करते हैं उनको केजेस में या लिमिटेड एरियाज़ में रख के। तो ये था बच्चों आज के लिए आपका चैप्टर। इसमें मैंने आप लोग को पोएम का एक एक लाइन विद डिफ़िकल्ट मीनिंग्स एक्सप्लेन किया है, समरी बताया है, पोएटिक डिवाइसेस बताए हैं, साथ ही क्वेश्चन आंसर्स भी कराया। इतना पढ़ लोगे बच्चों तो कोई आप लोग को फुल मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं फिर आप लोग को एक बार बता दूं कि मैंने अ लेटर टू गॉड, अ डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस पढ़ा दिया है। ठीक इसी तरह एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
आप लोग ज़रूर उन वीडियोस को देखें और कोई भी प्रॉब्लम होने से कमेंट सेक्शन में पूछें और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह आप लोग के लिए और भी चैप्टर्स लेके आऊँगी, एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगी। बस आप लोग भी मेहनत करते रहिए और मैं तो आप लोग के साथ हूँ ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे।